ओके तो भाई अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। आसान सा टॉपिक है, मुश्किल है नहीं। इस टॉपिक से फ़ायदा भी बहुत सारे हैं। अभी जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जेईई मेंस के लिए अब तक जो अपन ने पढ़ा जीओसी, उसमें से कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन आ चुके हैं और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एट द एंड बताता हूँ। आगे चलते हैं। अगर अपन यहाँ बात करें तो अपना टॉपिक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, मतलब उम्मीद से ज्यादा अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन का मतलब हमने कहा था ना डीलोकलाइजेशन, लेकिन यहां पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है एक्चुअली इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर डीलोकलाइज करता है इट इज वेरी रेयर, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डीलोकलाइज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अपन वो यहां डिस्कशन में लाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो एक्चुअली चीज है वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन। अभी जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये मेनली हमें जो चीजों में मिलता है, जो हमें डिस्कस करनी होती है, वो तीन चीजों में मिलता है। एक एल्कीन, दूसरा कार्ब कैटायन और तीसरा कार्बन फ्री रेडिकल। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन कार्ब एनायन में भी मिलता है। लेकिन सर आप इसको इतना सोच के क्यों लिख रहे हो, डॉट डॉट लगा के क्यों लिख रहे हो, वो मैं बता दूंगा। पर मेनली हाइपर कॉन्जुगेशन इन तीन सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यह हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है वो समझने से पहले अपन एक और टर्म समझते हैं, और वो क्या, जब भी हम किसी सिस्टम की बात करेंगे, ये है वो सिस्टम 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 सिस्टम। तो सिस्टम से लगा कार्बन इज द अल्फा कार्बन, और इससे लगा जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। क्या बोला, सिस्टम बोलो। यहां सिस्टम कौन है, एल्कीन। तो उस एल्कीन सिस्टम से लगा कार्बन तो अल्फा कार्बन, उससे लगा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यही अल्फा हाइड्रोजन जो है जो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, डीलोकलाइजेशन में, ठीक है। देखते हैं किस तरह से। मैंने पहला सिस्टम यहां लिया और वो था एल्कीन या फिर एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन, इन दोनों को सिस्टम को एक जैसा सा हमने ट्रीट करना है। आंसर आ जाएगा बिल्कुल प्रॉपरली। देखो कैसे, मैं यहां समझाता हूं। ये था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C H H और H। ये सिर्फ प्रकृति है, ये नेचर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कोई रिएक्शन करवाई है, ये खुद ब खुद हो रही है। और वापस बोलता हूं, क्या बनने वाली चीज स्टेबल बन रही है इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, या हाइपर कॉन्जुगेशन होने से स्टेबिलिटी आ रही है? इस फिनोमेना से स्टेबिलिटी आती है, डीलोकलाइजेशन से। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये यहां गया और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां गया। अब अगर मैं बोलूं तो क्या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है क्या ये हाइब्रिड बॉन्ड है? इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने यहां बना लिया पाई बॉन्ड। क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। और यहां जो पाई बॉन्ड है उसने बना लिया लोन पेयर। बताइए अगला स्ट्रक्चर में क्या बना दूं? अगला जो स्ट्रक्चर मेरा बन गया वो बन गया CH2 पर माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C H H और यहां H पर प्लस। इसको देख के फीलिंग आती है कि सर ये तो एसिडिक H है। नहीं, ये H प्लस निकलता नहीं है, ये हमने सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाया है, ये रियलिटी नहीं है। अब क्या यही काम क्या इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा? तो ऐसी कंडीशन में अगर ये तीनों हाइड्रोजन के साथ ये वाला काम होता है तो हमने इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। वो हाइब्रिड क्या है, क्या यहां पर डॉट 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 H डॉट 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 H डॉट 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 H, इस जगह पे चार्ज आ गया डेल्टा माइनस, इस पे आ गया डेल्टा प्लस, इस पे आ गया डेल्टा प्लस, इस पे आ गया डेल्टा प्लस। क्या कोई एक ऐसी स्थिति आई जब यहां बॉन्ड नहीं था? एक ऐसी स्थिति आई जब यहां बॉन्ड नहीं था, नहीं था, नहीं था। अरे हाँ या ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कहलाता है ये? नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक और इसका नाम होता है बेकर नाथन इफेक्ट, फॉरगेट इट। अभी हमारे कुछ जरूरत नहीं है, नाम से नाम है वो, तो जो जरूरत पड़ रही है वो समझाता जा रहा हूं।
क्लियर है क्या? यहां पर ये सिस्टम था, सिस्टम से लगा कार्बन और उसके कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। एक स्ट्रक्चर तो ये, और ये स्ट्रक्चर पहले हाइड्रोजन का, ऐसे ही स्ट्रक्चर दूसरे हाइड्रोजन का, ऐसे ही स्ट्रक्चर तीसरे हाइड्रोजन का, टोटल स्ट्रक्चर कितने बने? 4। एक तो ये खुद और 3 हाइड्रोजन के 4, तो हमने उसका हाइब्रिड बना दिया। क्या बताओ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, क्या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर +1 कर देंगे? उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, क्या एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी? अरे या ना, समझ में आई या नहीं आई? तो हमने यहां पर जो टॉपिक में लिखा वो क्या लिखा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उतनी एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा। और इसी कारण से अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाऊं तो CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सबसे ज्यादा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ H। यहां अगर मैं ऑर्डर में लिखूं तो ये आ गया CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां मैं ऑर्डर में लिखूं तो CH3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहां H और यहां H। यहां आ गया मेरे पास उसके बाद CH3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H और H। फिर उसके बाद आ गया CH3C, इसको ऐसे ही लिख लेता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और सबसे कम है CH2 डबल बॉन्ड CH2। मुझे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सुनते चलने हैं। पता ही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ध्यान से देखो, 0। क्या ये तो सिस्टम है, सिस्टम से लगा कार्बन होता तो अल्फा हाइड्रोजन होते। नहीं आया? बहुत बढ़िया। अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 6 8 6। अरे क्या सबको दिख रहा है? अल्फा हाइड्रोजन 6 और अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6। अल्फा हाइड्रोजन 9 आ रहे हैं क्या? 10 तो नहीं आ रहे हैं? 9। और अल्फा आ रहे हैं 12। तो क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबको क्लियर है? नहीं आया या आ गया? अब बात आती है इन तीनों की। सर इन तीनों में तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर है। इन तीनों में अल्फा हाइड्रोजन के लिए इन दोनों को कंपेयर करना है तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रांस। कैसा है? ट्रांस। और ये कैसा है? सिस। यहाँ ट्रांस में ये CH3 दूर हो गए, रिपल्शन कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करते हैं एंट्रोपी से। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एंट्रोपी से। क्या इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है? तो क्या ये रैंडम ज्यादा हो? रैंडम ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा। एक कारण। दूसरा कारण, जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, इधर इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। क्या ये दोनों फ्लो एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? जबकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। इसलिए ये बेटर माना जाता है। तो दो थ्योरीज थी, मैंने दोनों बता दी। एक तो रीजन था एंट्रोपी। एंट्रोपी एक्चुअली कैसे होती है? क्योंकि डेल्टा G इज टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा H। डेल्टा G इज टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये इक्वेशन सुनिए। अब तक जो आपने कंपेयर करा वो डेल्टा H था, एंथैल्पी थी। लेकिन इन तीनों की एंथैल्पी तो डेल्टा H की वैल्यू तो सेम होगी। तो इसको कंपेयर किससे करते हैं फिर अपन लोग? डेल्टा S से, एंट्रोपी से कंपेयर करते हैं। तो वो मैंने डेल्टा S से इसको कंपेयर कर दिया। इसकी एंट्रोपी ज्यादा तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आगे। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक यहां पर होता है, इसी एल्कीन से रिलेटेड, उसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कशन किया था? जितना ज्यादा अपन कह सकते हैं हाइड्रोजिनेशन होगा, क्या एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बात पे डिपेंड करता है। यहां अगर मैं देखूं तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये है, मैंने H2 की रिएक्शन इससे कराई, क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना। क्या यहां जो डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन होता है, क्या वो माइनस है? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। मैं क्या बोलने जा रहा हूं उस बात को सुनना। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर है दैट इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एक बात पक्की है कि जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा, क्या हाइड्रोजन उतनी ज्यादा जुड़ेगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? लेकिन अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि गोला बहुत जोर से घूम रहा है, तो क्या हाइड्रोजिनेशन करना आसान होगा या मुश्किल? मुश्किल होगा। यानी कि देखो, खर्चा
करना पड़ गया थोड़ा सा, एनर्जी निकलनी चाहिए थी 100 लेकिन खर्चा कर दिया 20, तो एनर्जी निकली कितनी? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी खर्चा उतना ज्यादा करना पड़ेगा, एनर्जी इतनी रिलीज कम होगी। क्या सीखा अपन ने? क्या यहां पर अपन ने सीखा डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? दूसरा यहां क्या सीखा? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्या ये दोनों बातें समझ में सच में आ रही है कि नहीं आ रही है? वापस समझाता हूं, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो क्या होगा? अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रोजनेशन डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी रिलीज कम होगी। सबको क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कंपेयर डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन हमें कंपेयर करना है, ठीक है? पहला सवाल है कुछ इस तरह का। ये क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस में नहीं दिए, ध्यान रखना। अभी आपको कंपेयर करना है कि डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन किसका होगा? बोलो। क्या इन दोनों में पाई बॉन्ड ज्यादा है? इसमें पाई बॉन्ड तो ज्यादा किसका होगा? इन दोनों का। किससे? थर्ड वाले से। इन दोनों में पाई बॉन्ड की संख्या बराबर है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट वाले की। क्यों? अरे क्या रेजोनेंस कर रहा है क्या ये? बोलो भाई। अब रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में से बेटर क्या है? ये रेजोनेंस कर रहा है, तो क्या इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, तो आंसर बोलो क्या हुआ? क्या इसका आंसर 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 होगा? क्या सबको आ रहा है क्या? सच में नहीं आया या बस ऐसे ही? अरे सबको आ गया? पक्का? चले आगे देखते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन। मुझे इन तीनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है, किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है? बोलो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? सब में सेम है, तो अब किससे चेक करेंगे? स्टेबिलिटी से। एल्कीन की स्टेबिलिटी दो तरीके से चेक की जाती है, एक रेजोनेंस और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन दो चीजों से चेक की जाती है, एक तो कौन? रेजोनेंस, और दूसरा कौन? आवाज नहीं आई? हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे सबको क्लियर है? अब यहां क्या रेजोनेंस ऐसी कोई चीज है? तो यहां सिर्फ क्या देखना है? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। यहां अल्फा हाइड्रोजन गिन के बताओ कितने हैं? 7 आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अल्फा हाइड्रोजन गिन के बताओ। 4 आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। यहां अल्फा हाइड्रोजन गिन के बताओ कितने आ रहे हैं? 3। सभी बच्चों के आ गए? अरे बोलो भाई। अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजन स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। क्या आंसर ये आएगा? क्या नहीं आया? कंपेयर करना समझ में आ रहा है? क्या एल्कीन की स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से समझ में आ रही है क्या? अब ये कि मैंने जो सीखा इसको इमेजिन करो उल्टा, अदर वे राउंड। साइंटिस्ट क्या करते होंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाल लेते होंगे। पाई बॉन्ड की संख्या अगर बराबर है तो वो क्या देख लेते होंगे? अरे यार इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आ रहा है, इसका मतलब एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती होगी, और क्या वो इससे प्रूव हो जाता होगा? अरे हाँ या ना? तो ये जो थ्योरी आई, ये थ्योरी वर्ड साइंटिस्ट कहाँ से लाए? क्या इस तरह के प्रैक्टिकल से लाए होंगे? ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अरे समझ में सच में आई या नहीं आई? अरे बोलो भाई। मैंने इस वाले क्वेश्चन में रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ले लिया, क्वेश्चन में मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन ले लिया। दो ही तरीके से चेक की जा सकती है। क्या एल्कीन की स्टेबिलिटी सभी को क्लियर है? क्या चल रहा है दिमाग में? पूछ। हो गया बेटा? सबको समझ में आ रहा है? अरे पक्का आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट नंबर 1, दैट इज एल्कीन। अब सेकंड नंबर आता है एल्काइल बेंजीन। सेकंड नंबर कौन आता है? एल्काइल बेंजीन। यहां पर हमने डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां लगा दिया CH, H और H। अब इसके अंदर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन करके दिखाना है। क्या बिल्कुल वही है? डबल बॉन्ड से लगा कार्बन से लगा हाइड्रोजन, क्या ये भी बिल्कुल उसी तरह से क्या करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे कि इस वाले सिस्टम ने किया था। अरे बोलो भाई, बोलो। अगला स्ट्रक्चर क्या बना दो? जल्दी से बता दो। डबल बॉन्ड C, यहां H पर प्लस,
यहाँ कौन H और H, यहाँ चार्ज क्या माइनस, डबल बॉन्ड, यस या नो। ये कौन है लोन पेयर। अब क्या करूं, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, कहीं हमारी पुरानी कहानी स्टार्ट हो गई। अरे बोलो भाई। और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड सी, यहाँ क्या आ गया प्लस, यहाँ क्या आ गया H और यहाँ आ गया H। अरे हाँ या ना। फिर घुमा देंगे और घूमता जाएगा। फिर इसका हाइब्रिड बनाते हैं। बोलो हाइब्रिड कैसे बनेगा। क्या C डॉट डॉट H और डॉट डॉट H, क्या यहाँ डॉट डॉट आ गया, क्या यहाँ सब जगह डॉट डॉट आ गया। यहाँ चार्ज डेल्टा प्लस, अरे हाँ या ना। क्या डेल्टा माइनस, बस यही सुनना था। क्या सभी बच्चों को क्लियर है। डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस। क्या इससे बताओ ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ या डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग। क्यों एक्टिवेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने पुश कर दिया इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए एक्टिवेट कर रहा है। क्या सभी को क्लियर है। नहीं आया, आ गया, पक्के समझ में आ गया। इसी पर एक और क्वेश्चन पूछता हूं। क्या क्वेश्चन है, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। हमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की रेट को कंपेयर करना है, ठीक है। चलो जल्दी से कंपेयर करते हैं। पहला नंबर है बेंजीन से लगाया CH3 और बेंजीन से लगाया NO2। सेकेंड क्वेश्चन, बेंजीन पे लगाया NO2, बेंजीन पे लगाया CH3 और बेंजीन पे लगाया OCH3। चौथा क्वेश्चन, बेंजीन उस पे लगाया O माइनस, बेंजीन पे लगाया NO2, बेंजीन पे लगाया CH3। पांचवा क्वेश्चन, बेंजीन उस पे लगाया CH3, बेंजीन उस पे लगाए 2 CH3 और बेंजीन उस पे लगाए 3 CH3। छठा क्वेश्चन, बेंजीन उस पे लगाया CH3 और बेंजीन पे लगाया CD3। हमें कंपेयर करना है इन सभी के अंदर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। कैसे चेक करते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर ज्यादा, उतना रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा। समझ में आ रहा है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं। क्या पहले वाले क्वेश्चन में क्या ये तो न्यूट्रल है, कोई टेंशन ही नहीं है। इस CH3 का इफेक्ट देख के बताओ कौन सा इफेक्ट है। क्या ये प्लस I शो करता है और क्या ये प्लस H भी शो कर रहा है। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये। अरे हाँ या ना। ये जो NO2 है नालायक है, क्या ये -I और -R शो करता है। अरे बोलो भाई, बताओ ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा अटैक किस पर, 2, फिर 1, फिर 3। क्या सभी को ऑर्डर आ गया। तेरे को आया, आ गया ना। तो अगले का जवाब दे जल्दी से, बोलो इसका आंसर। ये क्या है, -I -R। बहुत बढ़िया। ये क्या है, +I +H। ये क्या है, -I +R। ये +R है बेटा। फिर क्या फायदा हुआ लास्ट क्लास का। सबको क्लियर। बताओ सबसे अच्छा कौन, 3, फिर 2, फिर 1। क्या सबका आंसर आ गया। नहीं आया, आ गया। ये बताओ ये क्या है, क्या ये +I और +R है। अरे हाँ या ना। ये कौन है, -I और -R। ये क्या है, +I और +H। अब आंसर बोलो। 1, 3, 2। सबका आंसर आ रहा है। नहीं आया, इसका आंसर आप बताओगे। आंसर सर 1, फिर 2, फिर 3। सबसे ज्यादा कौन, सर 1। क्यों, अल्फा कितने हैं। 3 है। दूसरे वाले में सर 1 है। दूसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। तीसरे वाले में एक भी नहीं है। अरे अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। आंसर इज 1, 2, 3। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां बच्चा गलती कर देता है। अरे भाई साहब ये CH3 है, तो CH3 होने के कारण अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। यहां पर ये CH है, तो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 1 आया यहां पर। अरे बोलो भाई, यहां अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। ये CH3 है। यहां पर कार्बन पे H होना चाहिए। अरे हाँ या ना। बहुत बढ़िया। यहां आंसर बोलो।
आंसर इज 1 ग्रेटर देन 2। कैसे? मैंने लास्ट रन पे आपको सिखाया था, याद करो क्या, जब मैं इंडक्टिव सिखा रहा था तो बताया था, बताइए ये है CH बॉन्ड, ये है CD बॉन्ड और ये है CT बॉन्ड। बताइए सबसे लंबा CH है। तो ऐसी कंडीशन में इजी हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करेगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, जिसमें इजीली बॉन्ड टूट जाएगा। इजीली बॉन्ड किसमें टूटेगा? इसमें क्या मुश्किल होगी और इसमें और मुश्किल होगी। अरे हाँ या ना? तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर मैं ऑर्डर बोलूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे अच्छा कौन करता है? अरे बोलो भाई, CH3, उससे बेकार CD3, उससे बेकार CT3। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सबसे अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 करता है। सबको क्लियर? अब बताओ इस बेसिस पे इसका आंसर क्या 1 ग्रेटर देन 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं आया? बताइए तो सही। मेरा पहला हेडिंग है, मैंने आपको कहा हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में मिलता है? एल्कीन और एल्काइल बेंजीन। क्या ये एल्कीन का समझ में आ गया? दो तरह की चीजें, एक तो एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और दूसरा की कंपेयर करना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अधिकतर बच्चा ये याद हो सकता है, याद हो जाए, लेकिन ये भूल जाता है। ये सिली मिस्टेक कहलाती है, दैट इज नंबर ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही भूल जाता है। तो ये आंसर गलत हो जाता है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो देखो 100% क्या हाइड्रोजनेशन तो ज्यादा ही होगा। फिर आगे चलते हैं और अगली चीज क्या आती है? बेंजीन। क्या एल्काइल बेंजीन में किस तरह से होता है और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को कहानी समझ में आ गई? आवाज ही नहीं आ रही है। पक्का समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? 100%। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बोर्ड पे। ये चीज होने के बाद में अगली चीज जो हमारे पास में आती है वो सेकेंड चीज, और वो आती है कार्ब कैटायन। 100 नंबर, यहाँ पे नंबर 3 आ गया, और वो क्या है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में भी क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है? लेट्स चेक, जरा ध्यान से। सिस्टम है CH2 पॉजिटिव, ये सिस्टम हो गया। सिस्टम से लगा कार्बन, कौन सा? अल्फा कार्बन, और उससे लगे हाइड्रोजन, कौन से? अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ क्या करूं? क्या एक बॉन्ड घुमा दूं बस? अरे बोलो भाई, अगला स्ट्रक्चर बोलो, क्या बनाऊं? CH2 डबल बॉन्ड C, H, और यहां पर क्या H पॉजिटिव आ गया? क्या यही काम ये और ये दोनों भी करेंगे? तो बताइए मुझे इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनाओ? CH2C, यहां कौन? डॉट 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 H, डॉट 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 H, डॉट 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 H, यहां क्या डॉट 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 आ गया? यहां क्या? डेल्टा प्लस, यहां कौन? डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। क्या ये चार्ज डीलोकलाइजेशन है क्या? क्या ये चार्ज केवल इस कार्बन पे होता और अभी 1 2 3 4 एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? क्या इसको चार्ज डीलोकलाइजेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? क्या सबको क्लियर है? क्या जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हैं, क्या उतनी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन भी ज्यादा है? वैसे कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से भी देख सकते हैं और इंडक्टिव देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन किस किस से देख सकते हैं? रेजोनेंस। और दूसरा अभी अपन ने कौन सा पढ़ रखा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और तीसरा किससे देख सकते हैं? इंडक्टिव से। क्या सभी बच्चों को यहां तक मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई। बोलो भाई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्या 3 डिग्री में सबसे ज्यादा हाइपर हाइड्रोजन होंगे? उससे कम किसमें? 2 डिग्री। उससे कम? तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर दूं तो क्या आएगा? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या कार्ब कैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है सभी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, यहां पर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया। हमने पढ़ा कार्ब कैटायन का और एल्कीन और एल्काइल बेंजीन का। 3 सिस्टम पढ़ चुके हैं, एल्कीन, एल्काइल बेंजीन, कार्ब कैटायन। अगला सिस्टम कौन है? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या यहां तक क्लियर है? इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फटाफट से जल्दी से कॉपी करो। हो गया तक भाई कॉपी? चलते हैं आगे। अगली जो चीज आती है वो आती है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन में किस तरह से हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, सीखते हैं। ओके, लेट्स चेक। अगला सिस्टम है सी डॉट, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। फोर्थ सिस्टम है कार्बन फ्री रेडिकल।
और इस कार्बन फ्री रेडिकल में किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, बड़ा आसान है, ऐसे वही सिस्टम CH2 डॉट फ्री रेडिकल इज अ सिस्टम, उससे लगा हाइड्रोजन, कार्बन से लगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आपको पता है हाफ हेडेड एरो, क्या हमने वहां पर भी घुमाया था रेजोनेंस के अंदर, कैसे घुमाएंगे बोलो, ये 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, क्या करूं बोलो, क्या आधा एरो इधर से और आधा एरो इधर से, अरे बोलो भाई बोलो, क्या अलग अलग स्ट्रक्चर बना दूं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां कौन H, यहां कौन H, क्या यहां H डॉट आ गया, क्योंकि फ्री H है या सिर्फ अपन एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये H डॉट निकलता नहीं है, ये तो अपन ने कोई एक स्ट्रक्चर बनाया। इसी तरह से बाकी के दूसरा H और तीसरा H भी करेगा। तो बताइए ऐसी कंडीशन में इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं, CH2 सिंगल बॉन्ड C और आगे क्या करूं, डॉट 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 H, डॉट 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 H और डॉट 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 H, क्या यहां आ गया डॉट 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 डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट और डेल्टा डॉट, क्या डेल्टा डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया या पार्शियल प्रेजेंस, कल मैंने सिखाया था इस बात, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, नहीं आया, आ गया, आगे देखो बोर्ड पे, क्या फ्री रेडिकल तक समझ में आ गया। अब यहां पर मेरे पास आता है, वो आता है टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन पर अच्छा एक चीज इसमें और पढ़ लेते हैं, क्या इसकी भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता होगा क्या, लेकिन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते होंगे और जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती होगी। सबको क्लियर है क्या, बोर्ड पे देखो, मैंने यहां पे कहा कि टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन 2 तरह का होता है, एक जिसको अपन कहते हैं प्लस H इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट, और दूसरा है माइनस H इफेक्ट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने पहला सिस्टम पढ़ा था एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड सिस्टम मैंने पढ़ा था एल्काइल बेंजीन, तीसरा सिस्टम मैंने पढ़ा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, चौथा सिस्टम मैंने पढ़ा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। क्या ये 4 सिस्टम पढ़े मैंने अभी तक? इन चारों सिस्टम में जरा देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो H का वाला बॉन्ड इधर दे रहा है, तो क्या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, क्या ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, बेंजीन को दे रहा है, ये इसको दे रहा है, क्या ये कार्ब कैटायन को दे रहा है और ये फ्री रेडिकल को दे रहा है। तो जो चारों ग्रुप हमने ब्रैकेट में डाले हैं ये सब कौन हो गए, प्लस H। बट ये जो तीनों है ये माइनस H नहीं है, ये माइनस H नहीं है, ये सारे के सारे एल्काइल ग्रुप क्या है, प्लस H है, पर ये माइनस H नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सर आपने यहां कैसे डिसाइड करा कि ये प्लस H है। एक बात बताओ, फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हो या रिच? डेफिशिएंट। तो अल्टीमेटली हम ये मान के चलेंगे कि ये, अच्छा देखो ऐसा लग रहा है ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फिर इसको प्लस H क्यों माना अपन ने, इस वाले एल्काइल ग्रुप को प्लस H क्यों माना? वो इसलिए माना क्योंकि इट इज टेंड्स टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इसकी हेल्प ही कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर की तरफ फ्लो रहे हैं और उधर की तरफ फ्लो रहे हैं, तो ये प्लस H हो जाएगा। मान लिया, समझ में आ गया। ये माइनस H नहीं होगा, वो समझ में आ गया। तो फिर सर आखिर माइनस H क्या होता है, वो क्या होता है? वो CCl3 वाला एग्जाम्पल जो ये बोल रहा था, वो आता है कार्ब एनायन। किस में आता है? कार्ब एनायन में। वो कैसा एग्जाम्पल है जरा देखो, Cl C Cl Cl CH2 माइनस लोन पेयर। इस कंडीशन में कहानी उल्टी घूमती है। कैसे? लोन पेयर से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। अगला स्ट्रक्चर बना Cl C Cl डबल बॉन्ड CH2 और यहां कौन आ गया? Cl माइनस। क्या एक बार इसका नंबर, एक बार इसका नंबर, एक बार इसका नंबर। तो अगर मैंने यहां पर इसका हाइब्रिड बनाया तो क्या बनेगा बोलो? C डॉट 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 Cl डॉट 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 Cl डॉट 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 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां क्या डॉट 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 आ गया? डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा माइनस। क्या ये बात समझ में आ गई? इस समय पर दिस ग्रुप इज सेड टू हैव, ये जो ग्रुप है सेड टू हैव माइनस H इफेक्ट। अगेन इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो मैंने आपको यहां बोला था कि चौथा ग्रुप क्या होता है? कार्ब एनायन, जिसमें क्या मिलता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने लेकिन इसको अलग से एक रेयर कैटेगरी बोला बिकॉज दिस इज द इफेक्ट माइनस H। बाकी सभी में क्या लग रहा है? प्लस H इफेक्ट वाले हैं। यहां पर क्या लगता है? माइनस H। और हाइपर कॉन्जुगेशन जो जनरली डिफाइंड होता है वो यही वाला होता है, ये वाला नहीं होता है। ये रेयर एग्जाम्पल है। क्लियर है क्या? तो अब अगर इसने मुझसे जो सवाल पूछा अभी, वो ये पूछा कि अगर बेंजीन के ऊपर CCl3 लगा दें तो क्या होगा? तो माइनस H इफेक्ट। एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये एक और देखो दो, Cl C Cl Cl और यहां लगा दिया लेट से बेंजीन। अब बोलो क्या करेगा ये?
क्या ये इलेक्ट्रॉन पुल करके इधर खींच देगा? अरे बोलो भाई, अगेन इसने कौन सा इफेक्ट शो करा? माइनस एच इफेक्ट। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर। क्या क्लियर है? तो ये माइनस एच इफेक्ट दिखाने के चक्कर में CCl3 इज नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाता है ये? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? चलो एक क्वेश्चन भी करते हैं इसी हाइपर कॉन्जुगेशन पर बेस। क्वेश्चन है, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। देखो मैं क्वेश्चन साथ साथ में कराता जा रहा हूं। मैंने अभी थोड़े से क्वेश्चन हाइड्रोजन के कराए थे, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, स्टेबिलिटी के कराए थे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कराए थे, कुछ ये करा रहा हूं। पीपीटी नहीं बांट रहे अपन, पीपीटी नहीं दिखा रहे अपन, हाथ से क्वेश्चन लिख रहे हैं और वहीं से करा रहे हैं। इससे समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, जरा बोर्ड पर देखो, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मैंने कल पीपीटी भी दिखाई थी पिछली वाली क्लास के अंदर। ठीक है ना, जहाँ जरूरत वहाँ पे टाइम खराब होने की बजाय वो कर लेंगे, पर यहाँ समझने के लिए जरूरी है। देखो बोर्ड पे क्या चीज़, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड H, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H. This is bond A, this is bond B, this is bond C, this is bond P, this is bond Q, this is bond R. आपको कंपेयर करना है A को Q के साथ, आपको कंपेयर करना है B को P के साथ, आपको कंपेयर करना है किसको? तीसरा कंपैरिजन है C को R के साथ। ये कंपैरिजन करना है। देखो क्या है, ये C सिंगल बॉन्ड C है तो मैंने यहां पर भी C सिंगल बॉन्ड C ले लिया, तो A को Q से, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से कंपेयर कराया है और C सिंगल बॉन्ड H को C सिंगल बॉन्ड H से कंपेयर है। अब आपको मुझे बताना है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। आंसर इट। कल अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तब अपन ने बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है। क्लियर है? अब सोचो जरा, बताओ। चलो देखते हैं। पहला नंबर ए है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। क्या लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन के दौरान क्या डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है क्या? ये बोलो, क्या ये परमानेंट सिंगल बॉन्ड है लेकिन ये टेम्परेरी डबल भी हो गया है? तो अगर यहां देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया, अगर डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा हो गया तो छोटा। का मतलब आंसर क्या होगा? ए और क्यू में से ए लंबा हो गया। अरे हाँ या ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी है और ये भी बी है। क्या ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहेगा क्या? लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के दौरान क्या ये डबल से सिंगल हो जाएगा? अगर डबल सिंगल हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो ऐसी कंडीशन के अंदर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो लंबा कौन अब की बार? पी। क्या सबको क्लियर? अगला देखते हैं। क्या ये सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिंगल रहेगा? लेकिन क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन दौरान नो बॉन्ड आ जाएगा क्या? नो बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम, तो बॉन्ड लंबा हो जाएगा क्या? कोई बॉन्ड ही नहीं है। अगर बॉन्ड होता तो पास पास होता, बॉन्ड ही नहीं तो दूर चला गया ना कोई चीज। तो बोलो कौन लंबा? आर लंबा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे कराया इस तरह का क्वेश्चन क्लियर है? ये हाइपर कॉन्जुगेशन से किया जा सकता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर? नहीं आया? आ गया। अभी मैंने यहाँ पे जो तरह के क्वेश्चन कराए थे, जहाँ पे एक पे CH3 था और एक पे 2 CH3 लगे हुए थे, एक में 3 CH3 लगे हुए थे, अगर मैं वहां पर भी बेंजीन और C के बीच की बॉन्ड लेंथ पूछता तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक में ज्यादा हो रहा था, क्या वहां डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आता? इस तरह से आंसर वहां पर भी आ जाते। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? नहीं आया? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये पूरा टॉपिक समझ में आया या नहीं आया? आ गया। दिस इज ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है वो मैंने आपको सिखाया। मैंने आपको ये भी सिखाया कि हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, किस किस एग्जाम्पल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन मिलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी किस तरह से वेरी करती है, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अगला मैंने पढ़ाया टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक और बॉन्ड लेंथ का एप्लीकेशन सिखाया हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो देयर इज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या सारे कवर हो गए? क्या बोल? ये वाला, ये तो बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन से क्लोरीन खींच लेगा, तो Cl पे माइनस आ गया। बिल्कुल इस तरह से, जैसे Cl पे माइनस बनाया था मैंने यहाँ पर। तो ये एक तरीके से बेंजीन दे रहा है और ये ले रहा है। अब बेंजीन को प्लस H नहीं बोलेंगे, बेंजीन नहीं बोलेंगे, CCl3 को क्या बोलेंगे? माइनस H। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? आ गई। अगला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या यहाँ तक तो समझाया, समझ में आ गया? अरे 100%? ठीक है, इसको कॉपी करो फटाफट से।
हाँ जी, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अब आगे चलते हैं और वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या टॉपिक है देखते हैं तेरा पे ध्यान से। देखिए बोर्ड, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। देख, सबसे पहला है, बोर्ड पर देखें, वो है मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी में मेरे पास मेनली तीन आते हैं, कार्ब कैटायन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल। सेकेंड आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तीसरा आता है दैट इज रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक on एल्कीन ऑब्लिक बेंजीन। एल्कीन और बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की रेट कंपेयर की जाती है। बिल्कुल तरीका सेम है जो मैं बता रहा था आपको। ओके, नंबर फोर्थ जो मेरे पास आता है वो आता है ये एल्कीन हो गया। इसके बाद आता है दैट इज कंपैरिजन ऑफ heat of hydrogenation क्या एल्कीन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना होता है। दिस इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन। फिफ्थ नंबर आता है दैट इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होती है। और नंबर 6 आता है दैट इज कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब कुल मिलाकर मेनली यही टॉपिक होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। क्या एप्लीकेशन, क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकता है, पर एप्लीकेशन वर्ड जो समझ में आता है उसका मतलब तो यही होता है। ठीक है, सब चीजों को एक एक करके अपन को पढ़ना है, लेकिन ये स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन और ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन, ये हमारे लिए अब टारगेट बन गया, क्योंकि बाकी तो हम कर चुके हैं। देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के क्वेश्चन कर लिया और कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजनेशन कर लिया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कर लिया। तो हमारे लिए बेसिक तीन कंसेप्ट बच जाते हैं, दैट इज फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, हमको ये तीनों कंसेप्ट को अभी डिस्कस करना है। ठीक है, जरा बोर्ड पर देखें। और इन चीजों को कंसेप्ट करने, इन चीजों को समझने से के लिए हमारे पास पहले कुछ टूल्स होने चाहिए। वो टूल्स क्या क्या हैं, हम उन टूल्स की बात करते हैं। पहली बात, हमें यह पता होना चाहिए कि कार्ब कैटायन जो होता है उस ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं, कार्बो होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, कार्बन कार्बन और पॉजिटिव चार्ज। इसके बारे में अगर मैं इंफॉर्मेशन लिखूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, यानी कि हर वो स्ट्रक्चर जिसमें ये प्लेनर है उसमें तो फिर भी स्टेबल है, लेकिन जहां पर भी इसको नॉन प्लेनर बनाने की बात आ जाएगी अनस्टेबल हो जाएगा। हर चीज का कोई कारण है। आगे देखते हैं, इसके बॉन्ड एंगल की वैल्यू परफेक्ट 120 डिग्री है, यानी कि इसके अगर बॉन्ड एंगल से कोई छेड़खानी हुई तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अरे बोलो भाई, बहुत बढ़िया। तीसरी चीज की ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसमें अगर सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर लूंगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी।
क्या ये पहली बात समझ में आ गई? कार्ब कैटायन, क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर सेकेंड नंबर हम यहां लेके चलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, क्या लेके चलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। ये मैंने कल आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल में भी सिखाया था। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन रेडिकल जो हमारे पास आता है वो कार्बन फ्री रेडिकल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखिएगा, फ्री रेडिकल। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही है। ये बात सबको याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? यहां पर भी अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री ही है। सर ये फ्री रेडिकल ऐसे ऊपर नहीं होता, नहीं होता, 3 में होता है, CF3 में, CH3 और CR3 में नहीं होता, कार्बन फ्री रेडिकल में नहीं होता। आगे देखते हैं, क्या ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है? और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो अगर इसमें और इसमें एक फर्क देखा जाए तो क्या ये चार्ज्ड है और ये न्यूट्रल है? एक फर्क है, ये कैसा है? चार्ज्ड, और ये कैसा है? न्यूट्रल। ठीक है, नंबर तीसरे पे चलते हैं और तीसरा मेरे पास आता है कार्ब एनायन। तीसरा कौन आता है? कार्ब एनायन। इस कार्ब एनायन की बात मैं करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। कार्बन, यहां पर 3 कोई एल्काइल ग्रुप लगे हैं और यहां लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp3, और शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा शेप होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। उससे ये पता लगता है कि ये नॉन प्लेनर है। कैसा है ये? नॉन प्लेनर है। तो अगर मैं आपको कहूं उल्टा कि यहां पर इसकी प्लेनरिटी खराब करोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि इसको प्लेनर बनाओगे तो ये अनस्टेबल होने वाला है। या अपन ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि अनस्टेबल होने वाला है, पर ये बात पक्की है कि ये नॉन प्लेनर रहकर भी, जबकि ये नॉन प्लेनर होते ही डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? नहीं आया या आ गया? ओके, आगे चलते हैं। क्या यहां पर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसा है इसका ऑक्टेट? कंप्लीट। तो सर आपने फिर इसको इलेक्ट्रॉन रिच क्यों बोला? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोल दिया। क्या यहां तक बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? आ गई। अगर ये तीनों बातें समझ में आ गई तो मैंने क्या सीखा कि कार्ब कैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर प्लस आई इफेक्ट, माइनस प्लस आई इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट और प्लस R इफेक्ट, क्या ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों स्टेबिलिटी जो होंगे वो बढ़ाएंगे? अरे हाँ या ना? एंड वाइस वर्सा। व्हाट इज वाइस वर्सा? उल्टा, कि अगर कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल में माइनस आई, माइनस H और माइनस R लगा देंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर मैं कार्ब एनायन की बात करूं तो कार्ब एनायन के केसेस में क्या होने वाला है? बोलो भाई, माइनस आई, माइनस आर और माइनस एच, क्या ये तीनों जो होंगे वो क्या करेंगे? स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। एंड वाइस वर्सा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? नहीं आया? आ गया? बोलो भाई। इसके अलावा इनकी स्टेबिलिटी का एक और मायना है, वो है एरोमेटिसिटी। क्या मायना है? एरोमेटिसिटी। क्या वो इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा? अगर कोई कार्ब कैटायन, देखो फ्री रेडिकल तो कभी एरोमेटिक हो नहीं सकता क्योंकि 7 ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे तो 4n+2 भी नहीं लगेगा और 4n भी नहीं लगेगा, तो ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो नॉन एरोमेटिक ही होता है। कार्ब कैटायन के केस में एक चीज क्या लगेगी? एरोमेटिसिटी। क्या लगेगी? एरोमेटिसिटी। और कार्ब एनायन के केस में भी क्या लग सकती है? एरोमेटिसिटी। तो अगर वो एरोमेटिक सिस्टम हुए तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? आवाज नहीं आ रही है? परफेक्टली क्लियर है। तो मेरा पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या उनके बारे में मैंने कुछ टूल्स तैयार करे कि आखिर कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल होता क्या है। क्या यहां तक पहली बात समझ में आ गई? क्या नहीं आई? आगे एक और चीज नोट पॉइंट है। वो नोट पॉइंट क्या है? देखिए बोर्ड पर ध्यान से। नोट पॉइंट है कि अगर मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, उस पर कोई G ग्रुप लगा है विच कैन बी प्लस R और कैन बी प्लस H, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो वो बेंजीन की इस पोजीशन और इस पोजीशन पे डेल्टा माइनस चार्ज क्रिएट करता है। अब अगर इसको कहते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, अगर कार्ब कैटायन, आप आंसर देना,
कार्ब कैटायन अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन से लगा है तो क्या वो स्टेबलाइज होगा या डीस्टेबलाइज? स्टेबलाइज। क्यों स्टेबलाइज होगा? क्योंकि यहां आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यानी कि उस कार्ब कैटायन की हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। लेकिन उल्टा, अगर यहां कोई कार्ब एनायन लगा है तो क्या होगा? क्या वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, तुम उसको और इलेक्ट्रॉन देने पे लगे हो। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? अरे बोलो भाई। उसी तरह से उल्टा नोट पॉइंट, उल्टा नोट पॉइंट क्या है कि अगर यहां पर ये बेंजीन रिंग पर G ग्रुप लगा है और वो है -R या -H, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा? और पुल करने के चक्कर में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अरे खींचेंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या आप लोगों को समझ में आ गई क्या? पहले ये जो बात बताई और ये जो बात बताई, बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस। आप बोर्ड पर ध्यान से उन क्वेश्चंस को देखें, ध्यान से देखना। अभी एक ही एप्लीकेशन कौन सी? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर ये समझ में आ गया तो हमारा 99% काम खत्म, फिर हमारा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाला काम बच जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है दैट इज कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी। मेरी इच्छा है कि ये क्वेश्चन आप कॉपी में लिखें ताकि हम जब इसको डिस्कस करें तो मेरी पूरी इच्छा पूरी हो कि आप लोगों ने इसको तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, लिखते जाए कॉपी में।
ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ऑलमोस्ट सारी वैरायटी को कवर करने के हिसाब से, जिसमें इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन भी कंपेयर हो, जिसमें एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ, रुको। जिसमें इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपोकॉन्जुगेशन तीनों कवर हो जाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन कार्ब कैटायन पे दिए हैं। अब बताओ, अगर मैंने सारे क्वेश्चन कार्ब कैटायन पे दिए हैं तो क्या ये सारे क्वेश्चन अगर फ्री रेडिकल पे सेम हो जाएगा? और अगर यही सारे क्वेश्चन मैं किस पे दूंगा, कार्ब एनायन पे, तो अपोजिट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप एक तरह के क्वेश्चन से तीनों तरह से पकड़ लोगे। आप बात क्लियर हो गई क्या? फटाफट इनको सॉल्व करो, अभी का भी आंसर करना है मुझे। हो गए? ये कंप्लीट हो गया? करें आंसर सॉल्व? चलो बताओ पहले का आंसर, बोलो आंसर। क्या 1 2 3 आ रहा है? सबका आ गया। सेकंड का आंसर क्या 1 2 3 आ रहा है? थर्ड का आंसर 3 1 और 2 आएगा। क्या आएगा? क्या ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये नॉन एंटी एरोमेटिक? क्लियर है? अब ये दोनों एरोमेटिक कैसे कंपेयर कर रहा है? यहाँ रेजोनेंस और यहाँ रेजोनेंस में ज्यादा हो रहा है। 1 2 3 मतलब सारे ज्यादा कार्बन नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे क्या है 3 कार्बन ऑफ एटम है, तो इसलिए रेजोनेंस ज्यादा कहाँ हो रहा है? यहाँ वाले में, इसलिए 3 1 2। ये कैसा है? एरोमेटिक। ये भी कैसा है? एरोमेटिक। ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक। ध्यान दो भैया चीजों पे। क्लियर है ना? हाँ आगे चलो, बोलो आंसर क्या होगा? आंसर 3 1 2 आएगा इसका भी। क्या इसमें रेजोनेंस दोनों के साथ हो रहा है? इसमें रेजोनेंस एक के साथ हो रहा है, इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। सबको क्लियर? बहुत अच्छा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉस है कंटिन्यूस, से क्या मतलब है? ये अभी वापस वही क्वेश्चन आ गया कि ये तो अगर तुम रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पर तब भी तो 2 के साथ रेजोनेंस हो रहा है, वहाँ 1 के साथ ही रेजोनेंस हो रहा है। वहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, वहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। ठीक है ना? हाँ बोलो क्या? देखो यहाँ समझाता हूँ, इधर देखना। क्या ये वाला ग्रुप प्लस H और प्लस I है क्या? क्या ये वाला ग्रुप सिर्फ प्लस I है? ये वाला ग्रुप प्लस H और प्लस I है। ये क्या लिखते हैं सर, समझ में आ रहा है आपको? मैं बताता हूँ। क्या ये ऑर्थो पोजीशन पर है क्या? इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है, ये इसकी मेटा पोजीशन पर है, और ये पैरा पोजीशन पर है। क्या ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन वाले ग्रुप ही क्या इफेक्ट? अच्छा ऐसा थोड़ी कि हाइपर कॉन्जुगेशन ये कर नहीं सकता, कर तो ये भी सकता है, लेकिन इफेक्टिव कौन होगा? ऑर्थो पे लगा और पैरा पे लगा, क्योंकि अगर कोई ग्रुप यहां लगा है तो उसका इफेक्ट इस जगह पहुंचेगा ही नहीं। अरे हाँ आया ना? नहीं आया? ये आ गया, वो करेगा। अरे बोलो भाई, और हाइपर कॉन्जुगेशन तो कर रहा है लेकिन उस पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा है वो। अरे सबको क्लियर? अब बोर्ड पर देखो। तो क्या ये कार्ब कैटायन है, इसको इलेक्ट्रॉन अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों अच्छे हैं इस पहले वाले से। क्यों? क्या इन तीनों में CH3 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 इलेक्ट्रॉन? एक बात, क्या इन दोनों में ज्यादा दे रहा है? क्योंकि इन दोनों में प्लस H भी है, इसमें सिर्फ क्या है? अब इन दोनों जब प्लस H बराबर है, क्योंकि प्लस H डिस्टेंस पे डिपेंडेंट तो होता नहीं है, तो इंडक्टिव से कंपेयर तो इसका इंडक्टिव ज्यादा है, इसका इंडक्टिव कम है। क्यों? वो पास में है, वो पास में है। तो सबसे स्टेबल कौन होना चाहिए? 2, फिर कौन? 4 के बाद 3, फिर 1। क्या सबका आंसर आ गया? नहीं आया? बोलो, जिसको नहीं आया अभी पूछ लो। सबको आ गया? वेरी गुड बेटा। यहां पर ये इंडक्टिव और इंडक्टिव में डिस्टेंस के हिसाब से इंडक्टिव ज्यादा है, ये इंडक्टिव कम है। सबको क्लियर है? यहां सिर्फ इंडक्टिव है। सबको क्लियर? बहुत बढ़िया। ये आंसर बताओ। 1 greater than 2 कैसे आया? अरे अभी बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा करेगा। फिर ये CO3 नहीं है, CD3 है बेटा। ये CD3 है। आ रहा है? CO3 तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं CO3 तो कुछ होता ही नहीं है ना। समझ में आ गई बात? ओके आगे चलते हैं। यहाँ पे 1 2 3 क्यों? अल्फा हाइड्रोजन कितने? 1 और 1 भी नहीं। अरे आया ना? अब इसमें इंडक्टिव ज्यादा है, डोमिनेटिंग फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए आंसर किससे दिया? हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्या सबको क्लियर है?
चलते हैं आगे, अगला नंबर, इस वाले सवाल पे चलते हैं। क्या यहाँ पर आंसर बताओ? आंसर 2 ग्रेटर देन 1। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन 2 और इसके भी 2, लेकिन इसके अंदर इंडक्टिव ज्यादा है। कितने कार्बन? 3। इसमें कितने कार्बन? 2, इसलिए आंसर 2 ग्रेटर देन 1। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यह है क्लोरीन और यहाँ NO2। क्या ये भी माइनस आई लगाएगा? माइनस आई लगाएगा। रेजोनेंस नहीं करेगा, ध्यान से देखो। तो रेजोनेंस नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? माइनस आई देखेंगे। अब बताना जरा, स्टेबल ज्यादा कौन? फर्स्ट वाला। क्यों? क्या ये स्ट्रॉन्गर माइनस आई होता है? क्या ये वीकर माइनस आई होता है? क्या आता है सभी को? NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई है। अगर देखो ये भिखारी है, इसमें से और इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो और अनस्टेबल हो गया ना। ये तो नहीं आया, आया सबको? बहुत बढ़िया। अगला सवाल नंबर 10, 1 ग्रेटर देन 2। कारण यहाँ कितने हैं? 2। अरे सबको क्लियर? सबको क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे चलते हैं, इस पे बोलो, बोलो आंसर। क्यों होगा? देखो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज वेरी स्पेशल एग्जांपल। आंसर 2 ग्रेटर देन 1। क्या ये रेजोनेंस करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है? और ऑक्टेट भगवान के नाम, मतलब ऐसा कह सकते हैं उसकी जो श्रेणी है वो भगवान के नाम पे चले गई। क्यों? अरे ऑक्टेट से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे स्टेबल कौन है? एरोमेटिक कंपाउंड से भी स्टेबल कौन है? ऑक्टेट वाले। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें इनकी स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले किसको देखेंगे? ऑक्टेट को, स्पेशली कार्ब कैटायन की। किसके लिए? कार्ब कैटायन के लिए ऑक्टेट को देखेंगे। उसके बाद किसको देखेंगे? एरोमेटिसिटी। अरे क्या सबको क्लियर है? फिर किसको देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन को। फिर किसको देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। ये कार्ब कैटायन के लिए ध्यान रखना, ऑक्टेट सर्वोपरि है। नहीं आया या आ गया? आवाज नहीं आ रही है? आ गया। एक क्वेश्चन मुझे इसके बेसिस पे और याद आया। देखो क्वेश्चन कराता हूं, बोर्ड पर देखना। कर ही लिया ना इनको? देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 फ्लोरीन, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। बोलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अरे ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए क्या? देखो क्या ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। क्या ये तगड़ा माइनस आई है? और क्या ये कम माइनस आई है? सबसे कम माइनस आई है। अरे हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 18 देखना है बोर्ड पे सबको ध्यान से। अब CH2 पॉजिटिव पर फ्लोरीन, CH2 पॉजिटिव पर OH और CH2 पॉजिटिव पर NH2। अभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। ये अभी ऑर्डर रहेगा। क्यों रहेगा? क्या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, फ्लोरीन अपना लोन पेयर दे रहा है, तीनों रेजोनेंस में अपना लोन पेयर दे रहे हैं। बेटर कौन देगा? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अरे हाँ या ना? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 19। CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां आ गया फ्लोरीन, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2, यहां आ गया क्लोरीन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आवाज नहीं आई? ये वाला ज्यादा, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, इसका माइनस साइड इफेक्ट वीकर है। अरे हाँ या ना? बोर्ड पर देखो आगे, यहां आ गया CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, यहां आ गया CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अब की बार आ गया 1 ग्रेटर देन 2, क्योंकि लोन पेयर फ्लोरीन दे रहा है, लोन पेयर ब्रो ये ज्यादा अच्छा देगा। क्यों? अभी सिखाया था। क्या ये 2p2p है और ये क्या है? 2p3p है। तो बेहतर क्या है? 2p2p। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते, क्या देखते हैं? साइज देखते हैं। क्या देखते हैं? टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट देखनी थी, वो मैंने क्वेश्चन पहले ही कराया। नहीं आया? आ गया। बोल बोल बोलो बोलो। नहीं आया? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ध्यान रखना, साला गड़बड़ नहीं करना इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलो 12th आंसर 3 to 1। देयर आर 2 रीजन फॉर दैट। बोलो। एक यहां पर देखो 1 2 3 4 कार्बन प्लस आई, 3 कार्बन प्लस आई, 2 कार्बन प्लस आई। सबसे अच्छा कौन? ज्यादा कार्बन।
दूसरा कारण स्ट्रेन। क्या ये sp2 प्लेनर रहना चाहिए? क्या यहाँ पर अगर ये रिंग है 3 मेंबर की तो क्या ये 60 डिग्री के एंगल पर है? इसका एंगल 120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120। क्या ये धीरे धीरे एंगल खुलता जा रहा है? क्या स्टेबल होता जा रहा है? जितना एंगल खुलेगा उतनी स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोलो भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल का जवाब चाहिए। आंसर इज 1 2 3। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन s है। इमेजिन करो s। बताओ पॉजिटिव चार्ज किस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? आवाज नहीं आई। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताओ sp, sp2, sp3 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? sp। उससे कम sp2। सबसे कम सर इसको रेजोनेंस से भी तो देख सकते हैं। रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, ध्यान से देखो। ये अनस्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा है तीनों में। हाँ तो सर तीनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा तो रेजोनेंस वर्ड हटा दे। अच्छा रेजोनेंस हो ही नहीं रहा तो रेजोनेंस वर्ड ही हटा दिया मैंने। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज है। डबल बॉन्ड पे चार्ज थोड़ी होता है, कार्बन पे चार्ज होता है। डबल बॉन्ड से जो कार्बन, तो अब बताओ उस पे कैसे चेक करेगा? परसेंटेज स्कैटर से चेक करेगा। अच्छा मुझे सवाल का जवाब चाहिए। ओ पर नेगेटिव स्टेबल या कार्बन पे? ओ पर। कार्बन पे पॉजिटिव स्टेबल या ऑक्सीजन पे? कार्बन पे। वैसे ही मैंने कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि यहाँ परसेंटेज एस बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता जा रहा है। सोचो ये तो हाईली अनस्टेबल है, नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये CS ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में नहीं आई? आवाज नहीं आ रही? पक्का आ गई? ये वाला जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, मेरे आगे भी एक जगह काम आएगा। जब मैं मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाऊंगा तब काम आता है, ये बताऊंगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 14 इसका उल्टा दे दिया। आंसर पर यही मुझे आवाज नहीं आ रही मुझे। आंसर बताएं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। आपको हाइब्रिडेशन निकालना आता है ना? इसका हाइब्रिडेशन sp कैसे आया? एक सिग्मा और एक लोन पेयर। इसका एक सिग्मा और दो लोन, ये एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर। इसके अंदर एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक लोन पेयर 4, यानी कि sp3। अब बताओ नेगेटिव चार्ज किस पर स्टेबल? मोर एस करेक्टर पे। तो आंसर क्या हो गया? sp उससे कम, sp2 उससे कम, sp3। समझ में आया? नहीं आया? आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बोलो आंसर। बोलो जल्दी से। 15 का आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए फर्स्ट, फिर आना चाहिए सेकंड, फिर आना चाहिए 4, फिर आना चाहिए 3। फर्स्ट, सेकंड, 4, 3। क्यों? देखो फर्स्ट में रेजोनेंस 2 के साथ हो रहा है, सेकंड में रेजोनेंस 1 के साथ हो रहा है, और थर्ड और फोर्थ दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा। सुन ध्यान से तुम, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ये पॉजिटिव इसका रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये उसी कार्बन पे पॉजिटिव है जिससे डबल बॉन्ड है, एग्जैक्टली लाइक दिस। अरे बोलो भाई। और ये अनस्टेबल, क्योंकि ये वाला तो सिस्टम इसकी तरह है। अरे हाँ या ना? नहीं आया? आ गया। तो इसलिए ये अनस्टेबल और ये स्टेबल। क्या 4 3 आ गया? मेरे एक्चुअली क्या दिमाग में ये क्वेश्चन देने की थी, पर मैंने इसको देने से पहले मैंने इसको देना समझा, ताकि आपको पहले परसेंटेज स्कैटर समझा सकूं, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। ये कैसा है? -I -R। और ये कैसा है? NO2 -I -R। ये NO2 कैसा है? -I। बताओ ये कैसे लिखा सर ने? ऑर्थो और पैरा पे लगी हुई चीज का क्या इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों लेते हैं, लेकिन मेटा पे लगी हुई चीज का सिर्फ इंडक्टिव लेते हैं। याद आया? बताओ कार्ब कैटायन है, कार्ब कैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उसके लिए अच्छा या बुरा? बुरा। तो हाईली अनस्टेबल कौन? ऑर्थो। ऑर्थो सबसे अनस्टेबल है। क्यों ऑर्थो सबसे अनस्टेबल है? -I भी बहुत ज्यादा लग रहा है और -R भी लग रहा है, और सबसे स्टेबल मेटा वाला होगा क्या? क्योंकि सिर्फ उसमें क्या लग रहा है? -I। तो सबसे स्टेबल हुआ इसमें मेटा, मेटा से कम पैरा और पैरा से कम ऑर्थो। जरा चेक करो और मुझे बताओ है या नहीं आ रहा? बोलिए। सबको क्लियर है? नहीं आया? अगर मैं इसकी जगह पे कार्बन एनायन के क्वेश्चन दूं और कार्बन फ्री रेडिकल के क्वेश्चन दूं तो कैसे करोगे? क्या समझ में आ जाएंगे? यस या नो? बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। पक्के से? कंफर्टेबल जोन? अब बताओ एप्लीकेशन के नाम पर एप्लीकेशन भी हो गई हमारी।
अब हमारी एप्लीकेशन बची है कौन सी, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो अब अपन अगले टर्न पे मिलेंगे और इस टॉपिक को पूरा इकट्ठा पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है। पहले अपन समझेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, फिर उनके कंपैरिजन कैसे किए जाते हैं। इसमें पता है एक बार बताता हूँ, और मैं आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एसिड्स को कंपेयर साथ में करवा दूंगा, क्योंकि क्लासेस दोनों चल रही हैं अपनी। तो अपन क्या करेंगे अगली क्लास के अंदर, जब एसिड कंपैरिजन कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो उसमें जो कंपाउंड्स मैं लिख रहा हूँ वो कंपाउंड्स कौन कौन से आ जाएंगे। अब ये एग्जाम में पूछ के थोड़ी आएगा क्वेश्चन कौन सा करना है, इनऑर्गेनिक करना है कि ऑर्गेनिक करना है। तो अपन कोई सेपरेट नहीं पढ़ रहे, अपन क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट तो कॉमन ही है, अपन एग्जाम्पल सारे कर लेंगे। इस बहाने क्या है कि अपनी ग्रिप आ जाएगी क्वेश्चन पेपर पर। अरे सबको क्लियर है क्या? तो मिलते हैं अपन इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे, आगे का टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।